शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है, जिसने मुझे वोट दिया मैं उसका साथ दूंगा। तो ये मूल्य ध्यान रखें, जैसे उन्होंने कारनामे किए वैसे झेलने के लिए तैयार रहे। जब 2019 में लोकसभा के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको इनविटेशन दिया तो ये लोग गए क्यों नहीं? करते ना, ईवीएम हैक करके दिखाते ना। बंगाल में तो हिंसा क्यों थी? तो वहां तो पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। बंगाल में चुनाव का मतलब हत्या, चुनाव का मतलब वहां पर नरसंहार, चुनाव का मतलब वहां पर दंगे। आज वो चुनाव अगर हमारी सेना ने कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से कराई, किसी माँ बहन के बेटे को बचाया, तो उसमें ममता बनर्जी को क्या दिक्कत? जिसको हम कहते थे कि सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको हम कहते थे औद्योगिक धरोहर है, आज वो आतंकवाद और जिहादी धरोहर हो चुका था। अब मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, आप इंतजार करिए, अच्छे से लेनी देनी करेंगे। और जो धरोहर 1947 में था, ममता बनर्जी ने जो छीना है उसको दोबारा से उस संस्कृति को वहां पर वापसी करने का काम करेंगे। जिसको 4 शादी करनी है यूसीसी से, उसी को दिक्कत होगा। जो भारत को अपनी मां नहीं मानता होगा, यूसीसी उसी को दिक्कत होगा। जिसको संविधान से प्रेम नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैंने ईसाइयों को दिक्कत होते हुए नहीं देखी, मैंने कभी बौद्धिस्ट को नहीं देखा, मैंने कभी जैन को नहीं देखा, हिंदुओं को दिक्कत होते नहीं देखा। पर कठमुल्लों को दिक्कत होती है तो इसका मतलब दर्द जो है वो सही जगह पे लग रहा है। भाजपा की सरकार जब पश्चिम बंगाल में बनी तो कई हिंसा के फुटेज वहां से आए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अभी तक 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। उसी बीच एक भाजपा के भी कार्यकर्ता की हत्या हो गई और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यालय थे उनको जलाने का वहां पर तमाम तरह के ऐसे फुटेज आ रहे हैं। इन तमाम सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुमित भाई हैं, जिनसे जुड़कर जानेंगे कि क्या भाजपा अब बदला ले रही है, क्या वो धुरंधर जो पॉलिटिक्स का धुरंधर कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी 294 सीटों पे जो चुनाव लड़ रहे थे, अब वो जीत चुके हैं 206 सीटों पे, क्या वो बदला ले रहे हैं? क्या वो बदला ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी या भाजपा नहीं लड़ रही थी। बंगाल का चुनाव खुद ममता बनर्जी के सामने बंगाल की जनता लड़ रही थी। उस त्राहिमाम से लड़ रही थी जिसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश बनाने का पूरा काम स्टार्ट कर दिया था। मैं मुमताज बेगम की ही बात कर रहा हूं, वो मुमताज बेगम जिसने शरिया के तहत बांग्लादेश का कानून पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया था। भाई साहब, आपको जान के हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में संविधान नहीं चलता, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं चलता, पश्चिम बंगाल में यूनिट सरकार का बनाया हुआ लॉ लागू हुआ पड़ा था। आप एक बात बताइए कि भारत के पूरे राज्यों की फेंसिंग होने के बाद पश्चिम बंगाल में फेंसिंग क्यों नहीं हुई? ममता बनर्जी अपने पाले हुए बांग्लादेशी रोहिंग्या कुत्तों के दम पर, उन आतंकवादी और गुंडों के दम पे हिंदुओं का नरसंहार कर रही थी। पश्चिम बंगाल की जनता भूली नहीं है कि मुर्शिदाबाद में कैसे हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। पश्चिम बंगाल की जनता आरजी कर हॉस्पिटल नहीं भूली है। पश्चिम बंगाल की जनता, आपको मैं बता दूं तो 400 घरों का जो पलायन हुआ दलितों का, वो नहीं भूली है। ये सीधा सीधा लड़ाई ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की जनता की थी, जिसमें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता जीती है और आज उनके गुंडों को मार रही है। उन गुंडों को जिन्होंने वहां पर हिंदुओं का नरसंहार करा, किसी की बहन के साथ बलात्कार किया, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, घरें जलाई। जब इससे पहले चुनाव जीते थे तो आप जैसे मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते थे कि 1.5 2 महीने तक वहां पर हिंसा चल रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। आज 3 दिन में आपको लोकतंत्र और संविधान याद आ गया। बांग्लादेश के सांसद को क्या बंगाल से मतलब है भैया? मतलब आप सोचिए ना कि बंगाल ममता बनर्जी हारी और दर्द बांग्लादेश में हो रहा है। पप्पू हारते हैं, केंद्र में सोनिया गांधी हारती हैं, दर्द पाकिस्तान वालों को होता है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हारती है, दर्द पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? पूछो ना जाके इन लोगों से। और ये कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, हमसे छल कपट हो रहा है। जब तेलंगाना में जीते तो आपको दिक्कत नहीं हुई, जब आप कर्नाटक में जीते तो आपको दिक्कत नहीं, हिमाचल में जीते तो दिक्कत नहीं हुई, केरल में जीते चुनाव तो दिक्कत नहीं हुई, पर जब बंगाल में हार गए तो छल कपट हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी होंगे तो फिर यही रोना स्टार्ट हो जाएगा। इनका काम है। ईवीएम हैक हो जाती है। तमाम अखिलेश यादव तो कहते हैं मैं इतनी सीटें जीत के आऊँ, जबकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ज्ञानेश्वर कुमार चुनाव आयोग जो है वो भाजपा से मिले हुए हैं। अभी ममता बनर्जी का बयान था, उन्होंने कहा था 100 सीटों पर चुनाव मेरे को हरवाया गया। राहुल गांधी का बयान है चुनाव चोरी हुआ है, हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ है, तमाम जगह का जो चुनाव है वो चोरी हुआ, दिल्ली का चुनाव चोरी हुआ। तो ये जो ज्ञानचंद और ध्यानचंद है, इनसे एक बार ये पूछने की जरूरत है कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनको इनविटेशन दिया तो ये लोग गए क्यों नहीं? करते ना, ईवीएम हैक करके दिखाते ना।
और अगर ईवीएम हैक हो रहा है तो ये चुनाव लड़ते क्यों हैं? जब इतना पैसा खर्च करते क्यों हैं? अपने कार्यकर्ताओं को खून इतना बहाते क्यों हैं? जब इनको पता है कि ईवीएम हैक है, मोदी जी सत्ता चोरी कर लेंगे, ज्ञानेश्वर कुमार बिके हुए हैं, ईडी बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई, तो चुनाव लड़ते क्यों हैं? और अगर चुनाव इतना ही इनको दर्द मोदी जी से, लोकतंत्र से दिक्कत है, तो बैलेट पेपर भी तो खुलता, वहां पर भी पीछे थे। अभी जो उत्तर चुनाव हुआ है, जब ममता बंगाल की सारी गिनती स्टार्ट हुई थी, एसआईआर का मुद्दा इन्होंने रखा। एसआईआर में 20 जो सबसे ज्यादा विधानसभा है जहां पर बंगाल में वोट काटे गए, उन 20 में से 13 विधानसभा ममता बनर्जी जीती है, 6 विधानसभा भाजपा जीती है और 1 जीती है कांग्रेस। अब एक बात बताइए, जितने और लोग जहां से मार्जिन से भाजपा जीती 187 सीटों में, सबका मार्जिन 16-17 हजार 18 हजार से ऊपर है। वोटर की अगर लिस्ट निकाली जाएगी एसआईआर पे, तो ये बताइए कि जो एसआईआर से ये 13 सीटें जीती है वो फर्जी है। और इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल उठा रही हैं। एक बात बताइए, जब 2021 में चुनाव हुआ तो कितने लोगों की हत्या हुई थी इनके टाइम पे? जब 2021 से पहले चुनाव होता था बंगाल में तो हिंसा क्यों थी? तो वहां तो पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। बंगाल में चुनाव का मतलब हत्या, चुनाव का मतलब वहां पर नरसंहार, चुनाव का मतलब वहां पर दंगे। आज वो चुनाव अगर हमारी सेना ने कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से कराई, किसी माँ बहन के बेटे को बचाया, तो उसमें ममता बनर्जी को क्या दिक्कत? क्या ममता बनर्जी किसी का सर कलम करा के सत्ता पाना चाहती है? माँ काली की धरती पे कौन सी बलि चढ़ा रही है ये? कौन कह रहा है? अरे बुरखा वाली हमारे यहाँ कब से माँ काली हो गई? हमारी चंडी का रूप। आप कहाँ पर पत्रकार महोदय, अगर आप पत्रकार नहीं होते ना, मैं कसम से ये माइक छीन के आपको मारता। एक बात बताओ, अरे एक बात बताओ, हमारी कहाँ महादेवी महाकाली, कहाँ मुमताज बेगम, तुम कहाँ उनको कंपेयर कर रहे हो? अपने आपको बताते हैं कि हम मां दुर्गा का आत्मसम्मान नहीं है ममता बनर्जी का? आप क्या बात कर रहे हो? ममता बनर्जी की आप बात कर रहे हो? कहाँ काली माँ ने दुर्गा का रूप? अरे माँ काली ने रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया, महिषासुर जैसों को फाड़ के फेंक दिया। इसने तो महिषासुर पालने का काम किया। आप क्या बात कर रहे हो? मुमताज बेगम को आप काली माँ से, दुर्गा माँ से कंपेयर कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। गंगा की धरती पर वो दूसरा खून की नदी बहाने का काम कर रही थी और आप कह रहे हो कि क्या नाम है, माँ काली से आप कंपेयर कर रहे हो? आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी का कौन सा अच्छा काम है जो 4 काम अच्छे हैं, जिसने कहीं ना कहीं बंगाल को आगे बढ़ाने का काम किया? जो बंगाल आज़ादी के टाइम पर बाहर के लोग आके कोलकाता से मतलब सीख लेते थे कि हमें अपने यहाँ औद्योगिकरण ऐसे करना है। आज बंगाल पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। बंगाल के लोगों को पलायन करके बाहर राज्यों में जाके नौकरियां करनी पड़ रही है। 6-6, 7-7, 7-7, 8 हजार की नौकरियां करनी पड़ रही है। आप बताइए ना कि अरे नेहा सिंह राठौर बिकी हुई अरे वो दगड़दल्ली है, जिसके पास पैसा आता है तो वो सीधा, मैं बता दूं, वो अब आपको भी अपना बाप बता देगी। यासीन मलिक को वो अपना बाप बता देगी। पैसे के चक्कर में वो पति बदल लेगी। क्या बात कर रहे हो आप? नेहा सिंह राठौर वो कह रही थी बिहार के लोग बंगाल में रोजगार लेने जाते थे, अब वो जहां जहां विपक्षी सरकार है वहां जाएंगे, देश विदेश भटकेंगे वो बंगाल के लोग। अब देखिए, ज्यादा कांग्रेस के दफ्तर और टीएमसी का जो प्रोपेगेंडा पढ़ने के बाद ऐसा ही होता है। अगर अरे बंगाल इतनी ही तरक्की करती ना, तो आज बताइए बंगाल में कितने ज्यादा, मुझे 10 ऐसे कंपनियों के नाम बताइए जिसने बंगाल में सबसे ज्यादा औद्योगिकरण में इन्वेस्टमेंट किया हो। बाहर की कंपनियों का तो छोड़िए, मैं बाहर अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। टाटा ने जब इन्वेस्टमेंट करने का स्टार्ट किया पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी धरने पे बैठ गई। टाटा को गुजरात में आना पड़ा। जो कंपनियां वहां पर चल रही थी उनको ताला लगाना पड़ा। बड़े बड़े औद्योगिकरण को वहां पर ताले लगा के वहां के मजदूर क्या नाम है, बेरोजगार हो गए। उनको वहां से छोड़कर दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलुरु, वहां पर जाना पड़ा। बंगालियों का इतिहास निकालिए ना, आप निकालिए कि बंगाल के लोग कैसे उत्तर बंगाल छोड़ के आज सड़क पर कहीं ना छोटे मोटे नौकरी कर रहे, पढ़े लिखे जहां पर लोग होते थे, जो हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलाते थे, जिसको हम कहते थे कि सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको हम कहते थे औद्योगिक धरोहर है, आज वो आतंकवाद और जिहादी धरोहर हो चुका था। अब मोदी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई, आप इंतजार करिए, अच्छे से लेनी देनी करेंगे और जो धरोहर 1947 में था, ममता बनर्जी ने जो छीना है उसको दोबारा से उस संस्कृति को वहां पर वापसी करने का काम करेंगे। पंचर लगवाएंगे किससे? योगी आदित्यनाथ कह रहे थे गुंडों से पंचर लगवाएंगे। गुंडा पंचर लगाता उसी से पंचर लगवाएंगे। अब छेद वाला हो या गोल टोपी वाला हो
या कटमुल्ला हो, आप समझ जाइए पंचर लगाने वाला जो होगा वो पंचर ही लगाएगा। शादियां बैन करवाने की अमित शाह बात करके किस किस 4 शादी बिल्कुल सा मुसलमान 4 शादी करता है। अब जो नहीं करता तो दर्द किस बात की हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत का संविधान कहता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, हर किसी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो यूसीसी से उसी को दिक्कत होगा, जिसको 4 शादी करनी है यूसीसी से उसी को दिक्कत होगा, जो भारत को अपनी मानी मानता होगा यूसीसी उसी को दिक्कत होगा, जिसको संविधान से प्रेम नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैंने ईसाइयों को दिक्कत होते हुए नहीं देखी, मैंने कभी बौद्धिस्ट को नहीं देखा, मैंने कभी जैन को नहीं देखा, हिंदुओं को दिक्कत होते नहीं देखा, पर कटमुल्लों को दिक्कत होती है। तो इसका मतलब दर्द जो है वो सही जगह पे लग रहा है। और यूसीसी 6 महीने में लागू होगा, अमित शाह का कमिटमेंट है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अमित शाह ने बोला था बांग्लादेशियों को उल्टा लटका के मारेंगे, तो बुलडोजर अब लहराना चालू हो चुका है। आसनसोल का दुर्गा मंदिर अब चालू हो चुका है, आप भी दर्शन करिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और बंगाल की कामना करिए कि बंगाल आने वाले 5 साल में तरक्की करे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुक्ति हो। वो भाजपा का अपना हुआ है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ ना मैं भाजपा का कोई नेता हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड कर दूंगा कि भैया 1000 दे पाएगी भाजपा? हैं 3000 भी देगी, 10,000 भी देगी, जो कमिटमेंट है। 80 करोड़ लोगों को जब राशन दे सकती है, 55 लाख लोगों से ज्यादा को आयुष्मान योजना कार्ड दे सकती है, सबसे पहला कैबिनेट में आयुष्मान कार्ड लागू होने वाला है। भाजपा का कमिटमेंट विकास के साथ साथ उन लोगों के साथ सबका साथ सबका विकास होता है। पर शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है जिसने मुझे वोट दिया मैं उसका साथ दूंगा। तो ये मूल्य ध्यान रखिए, जैसे उन्होंने कारनामे किए वैसे झेलने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुमित भाई जिन्होंने अपनी राय रखी। मगर आप तमाम लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जय